स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट बहुत ही बेसिक चैप्टर है कॉस्टिंग का, जो आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना ही आपको दूसरे चैप्टर्स में समझने में दिक्कत कम आएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। वीडियो को अंत तक इसलिए देखना है कि अगर आपने पूरा देख लिया ना तो आई एम श्योर आपको कॉस्ट शीट क्या है और उसका फॉर्मेट क्यों ऐसे बनता है वो पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा याद रह जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट इज़ ए रिपोर्ट। देखो कॉस्ट शीट क्या है? रिपोर्ट है। ओके, ऑन विच इज एक्यूमुलेटेड ऑल ऑफ द कॉस्ट। ओके, सो एक्यूमुलेट की जाती है सारी कॉस्ट को। सो कॉस्ट एक्यूमुलेट की जाती है, और वो कैसी कॉस्ट? जो एसोसिएटेड हो प्रोडक्ट से, एसोसिएटेड विथ ए प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट शीट क्या है? आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर जो भी प्रोडक्शन जॉब है आपका, जो भी प्रोडक्शन जॉब है उससे एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट है उसको एक्यूमुलेट कीजिए और उसका रिपोर्ट प्रिपेयर कीजिए, कॉस्ट शीट बन जाएगी। ओके, लेकिन क्या वो पूरे उसके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे तो हो जाएगा? नहीं। देखते हैं आगे भी। कॉस्ट शीट उसको हम कह सकते हैं कि क्लासिफाइज एंड एनालिसिस द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उसका क्लासिफिकेशन भी देना पड़ेगा और एनालिसिस द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो थोड़ा आगे जाइए। अब देखो कॉस्ट जब हम निकालते हैं, आप समझो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर आपको कुछ भी काम मिला हो कि मुझे इतना बना के दीजिए और इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो भी बता दीजिए। तो हम सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कि वो कितने में बनेगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। और पूरे जब एक्सपेंसेस का आप डिस्कशन करोगे, सबसे पहले ये एक्सपेंस, फिर ये, और उसका टोटल करने के बाद आपको उसकी कॉस्ट मिल जाएगी। मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे पहले या कोई भी प्रोडक्ट बनाने में सबसे पहले क्या लगता है? मटेरियल लगता है। क्या मटेरियल के बिना पॉसिबल है? जैसे ये जो पेन है, ये जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके यूज़ के बिना क्या ये पेन बन सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कभी बिस्कुट जो आप खाते हो ना, उसका रेपर देखना, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वेट फ्लोर होता है, शुगर होता है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स होता है, ईस्ट होती है। यानी अगर वो सब आप देखोगे तो वो सब इंग्रेडिएंट्स मिला के वो चीज़ बनाई जाती है, यानी वो सब उसके लिए क्या है? मटेरियल है। ओके, अब वो मटेरियल आप लेके आ गए, लेकिन वो मटेरियल को मिक्स करना होगा या मशीनरी पे उस पर कुछ वर्क करना होगा, तब जाके तो वो फिनिश्ड होगा। यानी मशीनरी पे जो वर्क करेंगे वो वर्कर्स, उनको आप क्या दोगे? उनको हम वेजिस देंगे सर। ओके, तो फिर वेजिस का एक्सपेंस भी आ गया। और कुछ और एक्सपेंसेस होंगे, और एक्सपेंसेस, यस, और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। यानी समझो इनिशियल स्टेज पे तो इतना दिमाग में आ गया। और एक्सपेंसेस यानी कहने का मतलब क्या है? देखो मटेरियल, वेजिस, एक्सपेंसेस सब में होता है, लेकिन जो डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ कंसर्न रखता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कह देंगे, और जो प्रोडक्शन के साथ कंसर्न नहीं रखता, कैन नॉट बी एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे हम इनडायरेक्ट कह देंगे। सर एग्जाम्पल दे के बताइए, अदरवाइज तो पता नहीं चलेगा। चलो वेजिस की ही बात करें। वेजिस को हम एम्प्लॉय कॉस्ट भी कह सकते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट, मुझे बताओ, एम्प्लॉय कॉस्ट यानी आप जो वेजिस दे रहे हो, मशीनरी पे जो काम करते हैं, यानी मशीनरी जो ऑपरेट करते हैं उनको आपने वेजिस दी, यस सर। और जो ऑपरेटर्स है, उनके सुपरवाइज़र है, उनको वेजिस दी, यस सर, उनको भी वेजिस दी। ऑफिस में जो बैठे बैठे
काम करते हैं उनको भी वेजेस दी, सेल्स एजेंट रखा है उनको सैलरी या कमीशन जो भी दिया वो भी आपने, वो सब एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। लेकिन इसमें से अगर आप बाइफरकेट करो तो जो मशीनरी पे काम कर रहे हैं या फिर जो असेंबल कर रहे हैं वो वेजिस जो पे कर रहे हो ना, वो डायरेक्ट वेजिस है, क्योंकि उसके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़े हुए लोग हैं, और ये सब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट वेजिस कहते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ फैक्ट्री रिगार्डिंग हो, कुछ ऑफिस रिगार्डिंग हो, कुछ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग हमारी वेजिस हो या एम्प्लॉय कॉस्ट हो। इसीलिए कि जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं ना, तो दो एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से दो एक्सपेंसेस होते हैं? एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बताया किसे कहेंगे। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी दोज एक्सपेंसेस दैट आर directly in the manufacturing process of a certain product। वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ओके, तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहेंगे? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम उसे कहेंगे दोज एक्सपेंसेस दैट cannot be associated directly with the production process of a company। ओके सर, पता चल गया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजिस में भी ये मशीनरी पे जो काम कर रहे हैं वो सब, अगर वो वेजिस पे की है, डायरेक्ट वेजिस, इनडायरेक्ट वेजिस। बस आप सोचते जाइए, समझते जाइए, एक्सपेंसेस निकालते जाइए, कॉस्ट निकल जाएगी। ओके, अब मुझे बताओ, आप मटेरियल लेके आ गए, वर्कर्स ने अपना काम कर दिया और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, यानी ये सब आपके डायरेक्ट थे। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये काम कहाँ पे हुआ होगा? ये काम हुआ होगा फैक्ट्री में। सो फैक्ट्री के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री में जो मशीनरीज होती है उसका रिपेयर्स, मेंटेनेंस, उसका वहाँ पे जो वॉचमैन रखा होता है उसकी सैलरी, सुपरवाइज़र होता है उसकी सैलरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन। अच्छा, फैक्ट्री का एक्सपेंस भी हमने मिला दिया, समझो। अब फैक्ट्री के बाद तो आपने देखा होगा कई बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी स्पेशल जोन में होता है, और उसका जो पूरा कॉरपोरेट हाउस, जहाँ पे पूरा एडमिन ऑफिस, सब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से चलता है, मैनेजमेंट वहाँ से चलता है, वो भी पूरी बिल्डिंग किसी और जगह होती है। तो वो जो जगह होती है वहाँ पे वो पूरी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन या फिर रेंट, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टाफ की सैलरीज, तो वो सब भी एक्सपेंस तो हैं। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस होते होंगे। और फिर आपको तो देखो प्रोडक्ट अपने पास रखने के लिए नहीं बनाई, हमने बेचने के लिए बनाई है, तो कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए डिलीवरी वाहन रखी होगी, उसका फ्यूअल, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, वो सब एक्सपेंस। सेल्स एजेंट रखे होंगे, उनका कमीशन या सैलरी, वेयर हाउस रखा होगा, उसका रेंट, तो वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा सर, ये 3 और ये 3, 6 एक्सपेंसेस लिख दिया, बात ख़त्म। चलो पहले लिख देते हैं हम। सबसे पहले अगर आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या? डायरेक्ट मटेरियल। फिर लिखना पड़ेगा क्या? डायरेक्ट वेजिस। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबको आपने लिख दिया
और यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। क्यों सर इसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं? क्योंकि ये सब बेसिक कॉस्ट हैं। या फिर आप ये समझिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिला दिया तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी। ये प्राइमरी बेस होती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूनिट से रिलेटेड नहीं है, ऐसी हमने 3 बात की। एक बात की क्या? फैक्ट्री का एक्सपेंस, ओके। फिर एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस। अच्छा सर हम इसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कहेंगे और इसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? ओवरहेड एक्सपेंस भी कहा जाता है इसे। सो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस भी कह सकते हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस। अब देखो ये 3 ओवरहेड, क्यों ओवरहेड कहा जाता है? क्योंकि ये बेसिक एक्सपेंस है। आपने मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस ये सब कर लिया, ये बेसिक है। उसके ऊपर के ये खर्चे हैं, ऊपर के खर्चे। ऊपर के खर्चे यानी कहने का मतलब क्या हो गया? ओवरहेड एक्सपेंस, ऊपर के खर्चे। और यू से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों बात एक ही है। आप कह सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फैक्ट्री आता है या ओवरहेड एक्सपेंसेस में फैक्ट्री आता है। तो सर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, तो फिर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैंने जो चीज़ बेची उसकी कॉस्ट मिल जाएगी और उसमें मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो मुझे सेल्स मिल जाएगा। इतना ही याद रखना है। अरे नहीं, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको स्टॉक न दिया गया हो, देखो मैंने बोला स्टॉक न दिया गया हो, तो फिर आप कह सकते हो इतना लिख दीजिए, स्टॉक नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर स्टॉक है तो आपको पता है कि 3 स्टॉक हो सकते हैं। अच्छा सर कौन कौन से 3 स्टॉक हो सकते हैं? आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चले जाइए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ पे काम चल रहा हो, तो वहाँ पे जाओगे तो आप पूछोगे अरे आप किससे बनाते हो ये प्रोडक्ट? अरे हम ये यूज़ करके बनाते हैं। और उसका स्टॉक रखते हो? हाँ वो गोडाउन में पड़ा होगा बहुत सारा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप चले गए तो वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक मिल जाएगा जिससे वो चीज़ बनती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि अगर समझो कोई बिस्किट बनाती कंपनी है, अगर उसके पास उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चले जाओ आप, तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि अरे यार इतना सारा स्टॉक पड़ा है आपके पास। सो सब वेट फ्लोर भी पड़ा होगा। ऐसा तो होता नहीं अगर स्टॉक नहीं रखते तो जैसे ही प्रोडक्शन ख़त्म हुआ फिर दूसरा चाहिए मटेरियल, वो कहाँ से हो? जस्ट इन टाइम परचेज नहीं कर पाते हर एक बार आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। सो रॉ मटेरियल का स्टॉक रखते हैं। और ऐसा तो होता नहीं कि हर रोज़ शाम को जब आप प्लांट का काम ख़त्म होके फिर हर एक चीज़ को आपको फिनिश करके ही जाना है। हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक हो, यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, फिर दूसरे दिन आएंगे और उसका काम ख़त्म करेंगे। और आपने जो बना के रखा है वो फिनिश्ड गुड्स, उसका भी स्टॉक हो सकता है। सो अगर ये 3 स्टॉक है तो उसको सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए बस। देखो मैंने 6 एक्सपेंस लिखे थे, 3 डायरेक्ट, कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, 3 इनडायरेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। बस इसको ही लिखना है, लेकिन उसमें मुझे 3 स्टॉक एडजस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा? तो जो मैंने प्रोडक्शन में यूज़ किया वो, इसलिए मैं इसको एक वर्ड इसमें ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन, और इसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सो जो कंजम्पशन हुआ होगा वो मुझे लिखना है। अच्छा सर कंजम्पशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो समझो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल पड़ा था 1 लाख किलोग्राम, फिर मैंने कुछ परचेस कर लिया, लेकिन परचेस करते वक्त कुछ एक्सपेंस हुए, एक्सपेंसेस ऑफ परचेसिस, ये दोनों मिला देंगे, और
गोडाउन में मेरे पास कुछ रह गया स्टॉक, यानी अभी तक वो मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि समझो ओपनिंग में मेरे पास 1 लाख किलोग्राम था, फिर मैंने परचेस कर लिया 2 लाख किलोग्राम, यानी 3 लाख किलोग्राम हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 50,000 किलोग्राम था, तो मैंने यूज़ कितना किया होगा 2,50,000 किलोग्राम, और उसके रुपीस जितने होते हैं वो आप कंजम्पशन लिख दीजिए। ओके सर, मटेरियल का पता चल गया। अब डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट वेजिस में कौन सी वेजिस वो मैंने बता दिया था। जो मशीन ऑपरेटर है उनको आप वेजिस देते हो, या फिर जो असेंबल करते हैं उनको जो वेजिस या बेनिफिट्स देते हो, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं वो सारे वर्कर्स को वेजिस या बेनिफिट्स देते हो, वो सब डायरेक्ट वेजिस, क्योंकि ये सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होता है। अच्छा सर, चलो एक एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी बता दीजिए, सो ये ख़त्म हो जाए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप समझो कोई स्पेशल ऑर्डर आ गया और उसके लिए आपको एक मशीनरी हायर करनी पड़ी, 2 लाख पीसीस बनाने थे। सो वो जो मशीनरी हायर की आपने, उस मशीनरी के हायर चार्जेस पे किए होंगे आपने। अब समझो वो एक्सपेंस आपका पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही था, एसोसिएटेड विथ ए प्रोडक्ट, लेकिन वो आपका फैक्ट्री, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोडक्ट के साथ, लेकिन उसे हम डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं कह सकते, डायरेक्ट वेजेस भी नहीं कह सकते। सो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेस, तो वो हायर चार्जेस हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख देंगे। ओके, सो आपने जो मशीनरी हायर की है वो मशीनरी के हायर चार्जेस जो पे करेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर आपकी खुद की मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन, उसका रिपेयर्स, मेंटेनेंस, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड में। ओके, सो प्राइम कॉस्ट मिल गई। अब मैंने फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस ऐड किया, मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई। इसका दूसरा भी नाम है वर्क्स कॉस्ट। सो वर्क्स और यू से फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन अगर वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है तो जैसे रॉ मटेरियल आपका मटेरियल में गया, सो वर्क इन प्रोग्रेस यानी वो काम फैक्ट्री में तो होता होगा, सो उसे यहाँ पे एडजस्ट करना है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया, मटेरियल इनपुट हो गया, उस पर वर्कर्स ने कुछ काम किया होगा, हो सकता है कुछ काम बाकी हो, और फैक्ट्री का कुछ एक्सपेंस उसमें चार्ज करना बाकी हो। सो अगर वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक दिया है तो आपको कहाँ पे लिखना है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस ऐड कर दिया, सो फैक्ट्री कॉस्ट मिली। उसके बाद सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कीजिए, और क्लोजिंग में जो बचा यानी अभी वो पड़ा है तो उसको माइनस कर दीजिए। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP उसको माइनस कर दीजिए। फिर जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे भी लिखा, फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे भी लिखा, कौन सी फैक्ट्री कॉस्ट, दो जगह तो फैक्ट्री कॉस्ट होती ही नहीं, किसी एक जगह ही होती है। सो जब भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया गया हो तो इस फैक्ट्री कॉस्ट को हम कह देंगे ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, और ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी या फिर वर्क्स कॉस्ट। ओके सर, अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस ऐड कर दीजिए, तो आपको ऑफिस कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट मिली, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना था क्या, जो मैंने सेल किया उसकी कॉस्ट, ये तो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, तो ये तो मैंने समझो 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसकी कॉस्ट निकल के आई, और मैंने उसमें से सेल सिर्फ 3 लाख किया था। तो फिर क्या करना है, देखो समझो अगर आपके पास ओपनिंग में 2 लाख था, फिर प्रोडक्शन किया 5 लाख, सो टोटल 7 लाख हो गया, उसमें से स्टॉक समझो बचा 1 लाख, तो आपने बेचा कितना, 6 लाख, तो आपको क्या करना है, जो बेचा उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट यानी आपने जो प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट, अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप लिख दीजिए, और क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश्ड गुड्स है तो उसको माइनस कर दीजिए। तो फिर आपने जो बेचा उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगी, तो फिर ये क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने बेचा उसकी कॉस्ट।
अरे सर आपने तो कितना कम बताया था, अब ये तो पूरा पैक हो चुका। ओके, अब आपको मिला प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस ऐड कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर डिजायरेबल प्रॉफिट ऐड कीजिए, सेल्स मिल जाएगा। सो बहुत इजी स्टेटमेंट है। वैसे देखो मैंने एक्चुअल तो सिर्फ 6 एक्सपेंसेस लिखे थे, और वो 6 एक्सपेंसेस कौन से लिखे थे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों कैसे एक्सपेंस थे बताओ मुझे? डायरेक्ट एक्सपेंस थे, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर मैंने क्या लिखा? फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों एक्सपेंस कैसे थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे मेरे, यहाँ से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर आपको स्टॉक दिया गया है तो सिर्फ आपको क्या करना है? रो मटेरियल कौन सा लिखना है? कंजम्पशन। सो अगर ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल है तो फिर प्लस परचेजेस आपने जो की वो लिखिए, एक्सपेंसेस ऑफ परचेजेस लिखिए, और क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल माइनस कर दीजिए। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट मिल गई। फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दीजिए। सो फैक्ट्री कॉस्ट, अगर WIP का स्टॉक है तो इसे ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट कह दीजिए, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस। सो आपको वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। फिर तीसरा एक्सपेंस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का, सो प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कर दीजिए, सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। मटेरियल लाए, उस पर वर्कर्स ने काम किया, कुछ और एक्सपेंसेस हुए, फैक्ट्री में बनाया, सो फैक्ट्री का एक्सपेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट्स ये सही में बहुत इजी है। नेक्स्ट सेशन जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा वो वीडियो होगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कैसे देखेंगे? अगर टेंडर कॉस्ट आपको बनानी है तो उसकी टेंडर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, या फिर पास्ट ईयर की कॉस्ट शीट आपको दी गई है, नेक्स्ट ईयर की आपको प्रिपेयर करनी है, और उसमें भी फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, उसमें कुछ चेंजेस हुआ, इन्फ्लेशन है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, वर्कर्स को अब वेजेस ज़्यादा देनी है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया, सेलिंग प्राइस ये चेंज हो गई, या फिर प्रॉफिट मार्जिन इतना रखना है, वो सारे पॉइंट्स कंसीडर करके मैं आपके सामने प्रैक्टिकल ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ओके गाइस, गुड बाय ऑल ऑफ यू।